दोस्तों 1907 के दिन ठंडी दोपहर में एक नौजवान लड़की अपने घर में आग जलाने की गरज से खुश्क पत्ते जमा करने के लिए निकली। हाथ में चाकू और टोकरियां थामे ये सब अपने काम पे लग गईं। लेकिन अचानक उस लड़की की एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। घने पत्तों के झुंड से एक टाइग्रेस अपने नुकीले दांतों के साथ उस लड़की को झंडोड़ रही थी और वो चीखते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ मौजूद खवातीन वहां से चीखते चिल्लाते हुए भाग खड़ी हुई और वो लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक शेरनी अपने नुकीले दांत उस लड़की की गर्दन में गाड़ के उसे मार चुकी थी और उसे खाने के लिए पत्तों के झुंड से घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गई। ये उस शेरनी का 434वां शिकार था और इसने नेपाल और इंडिया में चंपावत टाइग्रेस के नाम से अपनी दहशत फैला रखी थी। नेपाल के जंगलों में घूमने वाली इस चंपावत टाइग्रेस ने 1903 की शुरुआत से वहां के करीबी गांव के मकामी लोगों में अपने खौफ और दहशत की धाक बिठा रखी थी और अब उसके मुंह को जंगली जानवरों से ज्यादा इंसानी गोश्त और हड्डियों का जायका लग चुका था। ये घात लगाकर मर्द, औरतों, बच्चों और किसी भी फर्द को अपना शिकार बना लेती थी। गांव के लोग इस कदर डर गए थे कि वो दिन के वक्त जंगल के आसपास न जाते और रात के वक्त अपने घरों से न निकलते। अब वो सिर्फ ग्रुप की शक्ल में घर से बाहर निकला करते थे, लेकिन उनका ये हरबा भी नाकाम रहा। ये शेरनी इतनी चालाक थी कि ग्रुप में जाने वाले जैसे ही कुछ लोग भटक जाते, ये खामोशी से उन पर हमला करके उनको घसीट के जंगल की तरफ ले जाती। बड़े बड़े शिकारी भी इस शेरनी का शिकार करने में नाकाम रहे। इस तरह इसके शिकार की तादाद 200 तक पहुंच गई। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि नेपाली फौज को शेरनी से निपटने के लिए बुलाया गया, लेकिन फौज के लोग भी उसे मारने या पकड़ने में नाकाम रहे। जंगल और गांव के अतराफ में ये फौज टोलियों की शक्ल में शेरनी को तलाश करने लगी। इसका ये फायदा हुआ कि गांव के लोगों पर इस शेरनी के हमले रुक गए। इस बंगाल टाइग्रेस का शिकार करना मुश्किल हो गया था और लोगों का शिकार करने के बाद इसने उस वक्त के हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट चंपावत का रुख किया। हिंदुस्तान के चंपावत डिस्ट्रिक्ट और बाली के दरमियान गांव के मकामी लोगों का जिंदा रहना भी ख्वाब बन गया था, क्योंकि अब इस खूंखार और आदमखोर बंगाल टाइग्रेस ने इस गांव में अपना शिकार तलाश करना शुरू कर दिया था। दिन गुजरते गए और इस गांव के मकामी लोग एक के बाद एक इस शेरनी की खुराक बनते गए। उस वक्त की गवर्नमेंट ने इस आदमखोर शेरनी को मारने के लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया। बहुत सारे शिकारी आए, लेकिन नाकाम और शर्मिंदा होकर वापस लौट गए, क्योंकि ये शेरनी शिकारियों से 2 हाथ आगे थी। इस शेरनी ने सबसे पहले जिस आदमी को अपना शिकार बनाया वो मिट्टी के घर में रहा करता था। वो शिकार करने के बाद खून के निशानात छोड़ जाया करती थी। बहुत से शिकारियों ने खून के निशानात की मदद से उसका पीछा किया, लेकिन नाकाम रहे। वहां के लोगों ने बहुत होशियारी के साथ इस शेरनी को हिंदुस्तान की तरफ धकेल दिया। नेपाल से आया ये खतरा हिंदुस्तान में अब मंडलाने लगा। इसने लोगों के दिलो दिमाग में दहशत पैदा कर दी। ज्यादातर बच्चे और औरतें शेरनी का शिकार बनते थे, जो जंगलात में लकड़ी काटने अकेले जाया करते थे। ये शेरनी 32 किलोमीटर में अपना शिकार तलाश करने के लिए रोजाना चला करती थी। ये शेरनी ज्यादातर दिन के वक्त शिकार करती और गांव के मर्दों को काम पर जाने से रोका करती। शिकारियों ने शेरनी को मारने के चक्कर में बहुत से शेरों और शेरनियों को अपना शिकार बनाया, लेकिन इस शेरनी तक कभी नहीं पहुंच पाए। इस शेरनी ने तो अंग्रेज हुकूमत को भी ललकार के रख दिया। लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब शिकारी मुंतजमीन ने शेरनी को मारने के लिए जिम कॉर्बेट नामी एक हंटर को यह टास्क दिया। ये आदमी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर था। इसकी परवरिश हिंदुस्तान में ही हुई थी। जिम कॉर्बेट ने इस शेरनी को मारने के लिए अपनी 2 शर्तें पेश की। पहली ये कि शेरनी को मारने से जो इनामी रकम का ऐलान किया गया था वो वापस लिया जाए और वहां पर मौजूद तमाम शिकारियों को वापस बुला लिया जाए। उसकी इन शराइत को मान लिया गया और उसने पूरे गांव में दहशत फैलाने वाली शेरनी को तलाश करना शुरू कर दिया। ये जिन जगहों पर शेरनी को तलाश कर रहा था वहां भी शेरनी की धाड़ सुनाई दे रही थी। इस शेरनी की दहशत इस कदर ज्यादा थी कि मकामी लोग अपने घरों से निकलने को तैयार ही नहीं थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। इस शेरनी ने फिर से हमला किया और अब इसका शिकार एक 16 साल लड़की थी। ये शेरनी उसे खाने के लिए मारकर जंगल की तरफ घसीट कर ले गई, लेकिन ये लड़की उसका आखिरी शिकार थी। इस जख्मी लड़की के खून के छींटों की मदद से जिम ने उस शेरनी की तलाश शुरू कर दी और चंद घंटों में उस शेरनी तक पहुंच गया। चंपावत की ये बूढ़ी शेरनी अपना शिकार करना जानती थी और हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जिम ने वक्त जाये किए बगैर अपनी राइफल से निशाना बांधा और इस पर फायर खोल दिया, जो सीधा उसकी आंख में जाकर लगा।
इसके बाद वो थक चुकी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो भागते हुए दोबारा हमला करने को जिम की तरफ लपकी, लेकिन इस बार जिम की राइफल से निकली हुई गोली उसको मारने के लिए काफी थी। वो जख्मी हालत में गिरी और आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस शेरनी के मरने के साथ ही वहां के मकामी लोगों ने शैतान शैतान पुकारते हुए अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया और शेरनी की लाश को उनके हवाले करने का मुतालिबा करने लगे, क्योंकि वहां पर मौजूद हर शख्स ने शेरनी के डर का सामना किया था। लेकिन जिम ने शेरनी की लाश को उन लोगों के हवाले नहीं किया और गांव वालों के दिलों से शेरनी की दहशत खत्म करने के लिए उसकी लाश को एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाया गया। शेरनी के मरने के बाद तहकीक से यह पता चला कि इस शेरनी के दाएं तरफ के ऊपर और नीचे के बड़े दांत टूट चुके थे और ऊपरी दांत आधा और नीचे वाला दांत जड़ तक टूटा हुआ था। ये माजूरी किसी बंदूक से चलाई जाने वाली गोली से पैदा हुई थी। इस शेरनी की हलाकत के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब कमाऊं के आदमखोर में तफसील से बताया है। 436 अफराद के शिकार के साथ अपनी दहशत के 7 साला दौर में चंपावत की इस शेरनी ने एक ही जानवर के जरिए सबसे ज्यादा इंसानों को मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। दरअसल जिम कॉर्बेट चीते और शेर के शिकार का माहिर था और उनके शिकार के बाद उनकी बॉडी की जांच पड़ताल भी किया करता था। उनके सर और खालों को दीवारों पर भी लटकाया करता था। ऐसे ही एक तहकीक के दौरान जिम को एक अजीब तरह की मालूमात मिली जिसने जानवरों के मुतालिक जिम की सोच को बदल दिया। इस तहकीक के दौरान जिम ने देखा कि इन जख्मी जानवरों के जिस्म पर पहले ही बहुत ज्यादा जख्म मौजूद थे जो कि गोली लगने या तीर लगने की वजह से थे और ये जख्म इन्फेक्शन में तब्दील हो गए थे। और जिम ने अंदाजा लगाया कि इन्हीं जख्मों की वजह से शेर और चीते आदमखोर बन जाते हैं और आदमियों को देखकर चिढ़ जाते और भड़क जाते हैं और फिर उन पर हमला कर देते हैं। जिम के मुताबिक हिफाजती इक़दामात की जरूरत इंसानों से ज्यादा इन जानवरों को थी, इसलिए जिम ने 1936 में यूनाइटेड प्रॉमिस में एक ऐसा पार्क बनवाया जहां पर जानवर हिफाजत के साथ रह सकें और आज इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उन्होंने बंगाल और शिमाल मगरबी रेलवे के लिए भी काम किया था। उनको गढ़वाल और कमाऊं के इलाके में मौजूद आदमखोर शेरों और तेंदुओं की हलाकत के लिए बुलाया गया था। चूंकि हिंदुस्तानियों को बंदूक रखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो खुद ऐसे आदमखोर जानवरों को नहीं मार पाते थे। जिम कॉर्बेट ने बहुत सारे ऐसे आदमखोर हलाक किए जो किसी और के हाथों ना मारे जा सकते थे। 1907 से 1938 के दौरान में जिम कॉर्बेट ने चंपावत की आदमखोर शेरनी, रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ, चौगढ़ की आदमखोर शेरनियां और पनार का आदमखोर तेंदुआ हलाक किए। इन जानवरों ने मजमूई तौर पर 1000 से ज्यादा इंसान हलाक किए थे। इन जानवरों की कामयाब हलाकत से जिम कॉर्बेट को कमाऊं के इलाके में बेपनाह शोहरत और इज्जत मिली। जिम कॉर्बेट को जंगली हयात की तस्वीर बनाने का जुनून की हद तक शौक था और रिटायर होने के बाद उन्होंने कमाऊं के आदमखोर, जंगल कहानी और अपने तजर्बात और मुशाहिदात पर मबनी कई कुतुब तहरीर की। इन कुतुब को तनकीदी और कारोबारी दोनों हवालों से बेहद कामयाबी मिली। जिम कॉर्बेट ने जंगली हयात को बचाने की जरूरत पर बहुत जोर दिया। दोस्तों, 29 जुलाई को दुनिया भर में ग्लोबल टाइगर डे यानी शेरों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दुनिया में गिरती हुई और खतरे का शिकार शेरों की आबादी के बारे में लोगों को आगाह करना है। 20वीं सदी की इब्तिदा से अब तक दुनिया में जंगली शेरों की 95% आबादी कम हो गई है और अब दुनिया में तकरीबन 3900 जंगली शेर बाकी रह गए हैं। शेरों को सबसे ज्यादा खतरा गैर कानूनी शिकार और तिजारत से है। शेरों की खाल बहुत कीमती होती है, जबकि इनकी हड्डियों का इस्तेमाल चीन में रिवायती अद्वियात में होता है। आज पाकिस्तान में टाइगर्स नहीं पाए जाते, मगर 1906 में पाकिस्तान में देखे गए आखिरी टाइगर को बहावलपुर में शिकार करके मार दिया गया था। एक मर्तबा बिल नाम का ये आदमी अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया। इसको वहां से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई इंसान जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा हो। इस शख्स ने उन आवाजों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि अचानक ही दरख्त के पास से 4 लोग सफेद कपड़े पहने हुए जाहिर होते हैं। उस शख्स का कहना था कि वो चारों लोग इसी किस्म की आवाजें निकाल रहे थे। वो लोग हमसे जरा फासले पर थे, मगर उनकी आवाजें उन तक वाज़ेह तौर पर पहुंच रही थीं। हैरानी की बात तो ये थी कि उन लोगों ने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था। उस शख्स का कहना था कि वो और उसके दोस्त काफी ज्यादा खौफजदा हो गए और फौरन ही उस मकाम से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि आखिर सफेद लिबास में मलबूस वो 4 लोग कौन थे और वो वहां पर क्या कर रहे थे।
दोस्तों, आपने मोहब्बत की बहुत सी दास्तानें तो सुनी ही होंगी, मगर ये दास्तान जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यकीनन आपको हैरान कर देगी। स्क्रीन पर नजर आने वाली इस औरत का नाम कोरेन्ने हॉफमैन था। ये 4 जून सन 1960 को जर्मनी में पैदा हुई। इसके वालिदैन का ताल्लुक फ्रांस और जर्मनी से था और बाद में ये लोग स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। जब ये लड़की बड़ी हुई तो इसने कपड़ों का कारोबार शुरू किया। सन 1980 के आसपास यानी 20 साल के बाद ये लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती है। अपनी शादी से पहले ये लड़की उस लड़के के साथ कीनिया की सैर के लिए गई। दोस्तों, कीनिया में मसाई कबीला आबाद है। इन लोगों का रहन सहन दूसरे कबाइल के लोगों के रहन सहन से काफी मुख्तलिफ था। जब कोरेन और उसका दोस्त सफर कर रहे थे तो सफर के दौरान लड़की की नजर मसाई कबीले के एक जंगजू आदमी पर पड़ी। इस आदमी का नाम लेकेटिंगा लेपारमेरिजो था। कोरेन ने जब इस आदमी को पहली नजर देखा तो उसे वो अच्छा लगने लगा और उसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो गई। ये शख्स अपनी जिसामत और अपने चेहरे के लिहाज से अपने कबीले से हटकर और खूबसूरत था, इसीलिए ये लड़की इस पर फरेफ्ता हो गई। अब इस लड़की और इस लड़के ने वापस जाकर शादी करनी थी, मगर उस लड़की ने जाने से इनकार कर दिया। इस लड़की का ये कहना था कि वो लेकेटिंगा के गांव जाएगी, मगर उसके होने वाले शौहर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस बात के बाद उस लड़के और लड़की में लाताल्लुकी हो जाती है और वो लड़की लेकेटिंगा के साथ उसके गांव चली जाती है। वो लड़का अब अकेला ही वापस चला जाता है। ये लड़की जब लेकेटिंगा के गांव पहुंचती है तो उसे ये गांव बहुत पसंद आता है। वहां के गांव में रहने वाले लोगों का रहन सहन और तर्ज जिंदगी इस लड़की को बेहद अच्छे लगते हैं। इस लड़की ने लेकेटिंगा से कहा कि वो एक मर्तबा स्विट्जरलैंड जाना चाहती है, फिर वहां से आकर वो उसके साथ शादी कर लेगी। इस लड़की ने अपने जहन में ये मंसूबाबंदी की कि वो अपने मुल्क में जाकर अपनी बुटीक को बेच देगी। इसके बाद वो वापस इसी गांव में आकर इस आदमी से शादी कर लेगी। उस औरत ने जाकर ऐसा ही किया। साथ ही उसने अपने वालिदैन को ये इत्तिला दी कि वो वहां शादी करने के बाद कीनिया में ही अपनी रिहाइश रख लेगी। ये लड़की अपनी दुकान बेचकर वहां से जितने भी रुपए मिले उनको लेकर कीनिया में उस आदमी के गांव में आ गई और लेकेटिंगा से उसने शादी कर ली। शादी के बाद इस औरत ने उनके तर्ज जिंदगी और रहन सहन में घुलने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये एक इंतहाई मुश्किल काम था क्योंकि ये लड़की तो स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में रहकर आई थी, वहीं पर पली बढ़ी थी, वहीं पर इसकी परवरिश हुई थी। अब शुरू में तो इस औरत को वो गांव बहुत अच्छा लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने शौहर के रवैये से परेशान रहने लगी क्योंकि ये शख्स कोई काम नहीं करता था। इसके पास वाफिर मिकदार में भेड़ और बकरियां थीं और उन्हीं की बदौलत उसके घर का गुजारा हो रहा था, जबकि ये औरत दिल से चाहती थी कि उसका शौहर कोई काम करे। इसलिए उस औरत ने इस गांव में एक दुकान खोली और वहां पर जो कोई घूमने फिरने आता था ये औरत उनको सामान बेचा करती थी और इस तरह ये अपना गुजर बसर करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। इनके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई। बेटी की पैदाइश के बाद इन दोनों मियाँ बीवी में दूरियां पैदा होने लगीं। दरअसल उसका शौहर अब उस पर शक करने लगा था। वो जैसे ही किसी आदमी यानी टूरिस्ट से बात करती तो उसका शौहर उसे गुस्से में बुरा भला कहना शुरू कर देता, मगर ये औरत अपने शौहर को आराम से बात समझा दिया करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इनमें लड़ाइयां बढ़ने लगी। आखिरकार इस औरत को लगने लगा कि वो अपनी जिंदगी इस छोटे से गांव में नहीं गुजार सकती। कुछ साल वहां रहने के बाद अपने शौहर के बढ़ते हुए शक और गुस्से को देखकर उसने कीनिया का वो छोटा सा गांव छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर स्विट्जरलैंड आ गई। स्विट्जरलैंड वापस आकर इस औरत को एहसास हुआ कि जो चीज जैसी नजर आती है दरअसल वो वैसी होती नहीं। इस औरत का सफर काफी कठिन और अजीबोगरीब था, इसलिए इसने एक किताब लिखी और इस किताब का नाम द वाइट मसाई था। ये किताब सन 1998 में पब्लिश हुई तो बाद में इसकी बहुत ज्यादा कॉपियां फरोख्त हुईं। सन 2005 में इसी किताब पर एक फिल्म भी फिल्माई गई। इस फिल्म का नाम भी द वाइट मसाई ही था। ये औरत आज भी स्विट्जरलैंड में ही रहती है, मगर उसका शौहर कहाँ है और किस हाल में है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, पैसेंजर पिजन एक ऐसा कबूतर है। ये कबूतर जनूबी अमेरिका में बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते थे। कहा जाता है कि जब ये परिंदे लाखों की तादाद में आसमान की तरफ उड़ते थे तो ये परिंदे अपने वजूद से पूरे आसमान को ढांप लेते थे और उन्हें किसी इंसान के सर के ऊपर से गुजरने में घंटों लग जाया करते थे। 19वीं सदी के आखिर में इस कबूतर का बहुत ज्यादा शिकार किया गया और इनके शिकार की बड़ी वजह इनका लजीज गोश्त था। एक वक्त में इनका इतना ज्यादा शिकार किया जाने लगा कि इनको ट्रेनों के जरिए
भारी तादाद में दूसरे शहरों में सप्लाई किया गया। सन 1870 के दौर में इतनी ज्यादा भारी तादाद में शिकार होने की वजह से ये परिंदे खतरे में पड़ गए। इस परिंदे को बचाने की बहुत कोशिश की गई। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर आखिरी पैसेंजर पिजन की है। इसका नाम मार्था पैसेंजर पिजन था। ये 1 सितंबर सन 1914 को सिनसिनाटी जू में मुर्दा हालत में पाया गया। ये अपनी नस्ल का आखिरी कबूतर था और इसके मरने के साथ ही इसकी सारी नस्ल का खात्मा हो गया। किसी दौर में ये कबूतर बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते थे, मगर इंसानों ने अपनी जबान के जायके की खातिर इस सारी नस्ल को ही खत्म कर दिया। विक्टोरिया के दौर में एक औरत की पतली से पतली कमर खूबसूरती की अलामत तस्वुर की जाती थी। जिस औरत की कमर जितनी पतली होती वो उतनी खूबसूरत और दिलकश तस्वुर की जाती थी। उस जमाने की औरतें खूबसूरत नजर आने के लिए इंतहाई टाइट शर्ट पहना करती थीं, जिसको वास्प वेस्ट कहा जाता है। वास्प यानी कि भेड़। ये एक ऐसा बेल्ट था जिसको पहनने के बाद औरतें कुछ देर बाद बेहोश तक हो जाया करती थीं और ये उस दौर का फैशन बन चुका था। मगर थोड़े ही अरसे बाद इसके भयानक नताइज सामने आने लगे। इसको पहनने से औरतों के मेदे और दिल के मसाइल सामने आने लगे। तब इस बेल्ट पर पाबंदी आयद हो गई और औरतों ने इसे पहनना छोड़ दिया। दोस्तों, ये 850 BC यानी 850 कबले मसीह की बात है। सीरिया में एक बादशाह रहा करता था, यानी शाम का बादशाह। ये बादशाह गुनाह करने वालों को अजीब किस्म की सजाएं देता था। इन्हीं में से एक सजा का नाम फ्लाइंग था। ये बादशाह लोगों को सजा देने के लिए अपने पास कुछ मखसूस आदमी रखता, जो सजा के तौर पर लोगों की चमड़ी अलहदा किया करते थे। राजा के इन खास लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो जब खता करने वाले की खाल अलहदा करें तो इस तरह से अलहदा करें कि वो जल्दी मर ना पाएं और अपनी खाल अलहदा होते हुए देखें। बाद में उसकी खाल को शहर के चौक चौराहों में लटका दिया जाता था ताकि लोग उसे देखें और इबरत हासिल करें और कभी भी किसी भी किस्म का गलत काम करने के बारे में कभी ना सोचें। इस पहाड़ को अगर दूर से देखा जाए तो यह बिल्कुल एक नॉर्मल पहाड़ की तरह नजर आएगा, मगर इसके करीब इसकी सतह पर जाकर जो कुछ देखने को मिलता है वो बिल्कुल गैर मामूली है। गोनोंग परांग के नाम से मशहूर ये पहाड़ के ऊपर हजारों की तादाद में रेक्टेंगल शक्ल के पत्थर मौजूद हैं। ये पत्थर किसी भी तरीके से कुदरती पत्थर नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है कि इन्हें एक खास तरतीब से काटा गया है। दोस्तों, ये आइलैंड आतिशफशां से भरा पड़ा है और रिसर्चर्स के मुताबिक हो सकता है यहाँ कोई आतिशफशानी के नतीजे में जाहिर होने वाला पत्थर पड़ा हो जिसे काटकर इस तरतीब में शक्ल दे दी गई है। रिसर्चर्स ने जब इन पत्थरों पर मजीद रिसर्च की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो पत्थर इस जगह के नहीं थे। इसका मतलब ये था कि ये पत्थर किसी और जगह पर काटे गए थे और बाद में इनको एक एक करके इस मकाम पर लाया गया था। पहाड़ की चोटी पर ये पत्थर जा बजा बिखरे पड़े हैं। कुछ मकामात पर ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर इंतहाई तरतीब से रखे हुए भी पाए गए हैं और इनके दरमियान जोड़ने के लिए सीमेंट भी डाला गया था। दोस्तों, वो जिस तहजीब के लोग भी थे, तहकीक से यही पता चल रहा था कि वो यहाँ पर कोई इमारत तामीर करना चाहते थे। रिसर्चर्स जैसे जैसे यहाँ पर तहकीक कर रहे थे, इसी तरह साथ के साथ वो हैरान भी हो रहे थे, क्योंकि पत्थरों के दरमियान मौजूद सीमेंट की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये पत्थर 2500 साल पुराने हैं। माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ पर 20 फुट की गहराई पर 7500 साल पुराने गारे के नमूने मिले। सबसे ऊपर वाली तह पर 2500 साल पुराने और 20 फुट की गहराई पर 7500 साल पुराने नमूने के मिलने का मतलब यह था कि यहाँ पर कोई ऐसी कदीम तहजीब आबाद थी जो वक्त के साथ साथ किसी बहुत बड़े ढांचे को तामीर कर रही थी। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इंसानों की हिस्ट्री 7500 साल ही पुरानी है, इसलिए इससे नीचे खुदाई करने का कोई फायदा नहीं। मगर फिर भी कुछ रिसर्चर्स ने इस पहाड़ पर कोर ड्रिगिंग करने का फैसला किया। हैरत अंगेज तौर पर इस ड्रैगिंग से जो नमूने निकलकर सामने आए तो इन पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल काम था। गहराई तक के नमूने 3000 साल से लेकर 7500 साल तक ही पुराने थे, मगर 50 फुट की गहराई से भी गारे के कुछ नमूने लिए गए। इनकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये 11600 साल पुराने हैं। ये 9600 BC का साल था। उस वक्त आखिरी आइस का जमाना चल रहा था। मामला और ज्यादा पेचीदा तब हुआ जब वहां पर 100 फुट नीचे की गई ड्रिलिंग से जो नमूने निकलकर सामने आए वो गारे के नमूने 24000 साल पुराने थे। ये आइस एज की बुलंदी का दौर था।
उस दौर में इंसानों की किसी अनदेखी तहजीब ने पहाड़ों के अंदर इतना ज्यादा नीचे कंस्ट्रक्शन का काम किया था। दोस्तों, ये एक बहुत अहम खबर थी क्योंकि ये ह्यूमन हिस्ट्री को बदलने जा रही थी। अगर हम तारीख की किताबों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन 7500 साल पहले डेवलप होना शुरू हुए थे। इसीलिए माहिरीने आसार कदीमा का यह कहना था कि यह नहीं हो सकता कि यह काम किसी इंसानी तहजीब का हो, क्योंकि इंसान उस दौर में इतने काबिल नहीं थे। मगर माहिरीने आसार कदीमा को यकीन दिलाने के लिए किसी ठोस सबूत की जरूरत थी, जैसा कि कोई इंसानी ढांचा या कोई कदीम दौर का बर्तन वगैरह। कुछ माहिरीने आसार कदीमा ने इस पहाड़ पर GPRO सेस्मिक टोमोग्राफी के जरिए स्कैन करने का फैसला किया। स्कैन के विजिट से पहाड़ के अंदर का जो मंजर सामने आया वो रिसर्चर्स के होश उड़ाने के लिए काफी था। और के अंदर काफी मकामात पर हॉलो स्पेसेस नोट की गई थी। 3 बड़े बड़े चेंबर जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बने हुए थे। ये तीनों चेंबर एक टनल नुमा रास्ते के जरिए एक दूसरे से बाहम मिले हुए थे और सबसे ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ था। दोस्तों, इस कारीगरी को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी तहजीब आबाद थी जो अपने दौर में बहुत ज्यादा एडवांस रही होगी। दोस्तों, डायनासोर्स ने हमारी इस जमीन पर तकरीबन 150 साल से ज्यादा अरसा गुजारा और इस जमीन पर तकरीबन लाखों की तादाद में मौजूद थे। इन डायनासोर्स की मुख्तलिफ किस्में थीं जो पूरी जमीन पर घूमा करते थे। इनमें से कुछ डायनासोर्स तो उड़ने वाले भी थे, मगर आज तक हमें इन डायनासोर्स के इंतहाई कम फॉसिल्स मिले हैं। मुमकिन है कि जमीन की बालाई परत में होने वाली तब्दीलियों की वजह से डायनासोर्स की सारी स्पीशीज हमारे लिए खत्म हो गई हों, इनके फॉसिल्स भी बाकी ना रहे हों और इसी वजह से जितनी भी कदीम तहजीबें थीं वो सब बिल्कुल खत्म हो गई हों और जमीन भी न जाने किस कदर गहराई में समा गई हो। सोचने की बात है कि आज से तकरीबन 70 मिलियन साल पहले जब इस दुनिया से हर किस्म के डायनासोर्स का खात्मा हो रहा था, उस वक्त टी-रेक्स जो डायनासोर्स की ही एक किस्म थी जो इंतहाई ताकतवर और तमाम डायनासोर्स पर गालिब थी, वो तकरीबन कुर्रे अर्ज में हर जगह पर पाए जाते थे और इनकी तादाद 2.5 बिलियन के आसपास थी। एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने इस जमीन पर 12,700 साल गुजारे। अब सोचने की बात यह है कि ये स्पीशीज तादाद में इतनी ज्यादा थी, ताकतवर थी। ये स्पीशीज इंतहाई मजबूत हड्डियां रखती थी। कहा जाता है कि इनका जबड़ा भी इंतहाई मजबूत था, मगर माहिरीने आसार कदीमा इन डायनासोर्स की महज 32 स्पीशीज ही दरियाफ्त कर सके हैं और इनके ढांचे अजायब घरों में मौजूद हैं। ये जानदार 16 करोड़ साल तक इस जमीन पर चलते फिरते रहे। दोस्तों, आज जो हम फजा में उड़ते हुए परिंदे देखते हैं, कहा जाता है कि ये परिंदे भी डायनासोर्स की एक किस्म से ताल्लुक रखते हैं। इस किस्म का नाम थेरोपॉड है। दोस्तों, फॉसिल्स बुनियादी तौर पर कार्बन से बने होते हैं और हड्डियों जैसे नामियाती मवाद को फॉसिल्स में तब्दील होने के लिए मखसूस हालतों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें 100 अरब साल पहले किसी भी तहजीब के फॉसिल्स मिल सकते हैं? इसी तरह आज से कुछ अरब साल बाद मुस्तकबिल के माहिरीने आसार कदीमा को क्या हमारे फॉसिल्स मिल सकेंगे? दोस्तों, हमारा हड्डियों का निजाम और हमारे दांत भी इस कदर मजबूत नहीं है कि साल 2 साल के बाद इनकी कोई हैसियत हो। हमें इस जमीन पर आए हुए सिर्फ 3 मिलियन साल का अरसा हुआ है और हमारी टेक्नोलॉजी में महज 300 साल पहले जिद्दत आना शुरू हुई है। फर्ज करें कि आज से 100 से 200 साल बाद इस जमीन पर इंसानी हड्डियां बस कुछ ही सेंटीमीटर पर मुहित होंगी और ये रिसर्च उन माहिरीने आसार कदीमा के लिए कुछ खास अहमियत नहीं रखती होगी। दोस्तों, कदीम पानी और इसमें रहते हुए जानदार हमें कदीम टाइमलाइन का तखमीना लगाने में मदद देते हैं, मगर दोस्तों, आने वाले वक्तों में सिर्फ यही मवाद काफी होगा जिससे रिसर्चर्स को इंसानी बाकियात का अंदाजा हो सकेगा। हर गुजरते वक्त के साथ साथ पनपने वाली जदीद तहजीब जब अपने इख्तिताम को पहुंचती है तो जमीन की रेत में छुपी हुई तहों में अपनी बाकियात लाजमी छोड़ती है। अगर फ्यूचर के माहिरीने आसार कदीमा इस बात पर गौर करें तो उन्हें रिसर्च करने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। इसी तरह गोल्ड, निकल, प्लैटिनियम या फिर प्लूटोनियम 244 और क्यूरियम 247। दोस्तों, ये सभी चीजें लैब में मसनूई तरीके से तैयार की जाती हैं या इनको जेरे जमीन कानकनी के जरिए हासिल किया जाता है। यानी अगर ये चीजें जमीन की किसी एक ही लेयर में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हों तो दोस्तों यकीनन ये कदीम तहजीब की निशानी भी होगी, यानी यहाँ पर बहुत वक्त पहले कोई तहजीब आबाद हुआ करती थी। ब्लू व्हेल हमें मछली की तरह नजर आती है। इसका शुमार समुद्री ममालिया जानवरों में होता है। ये इस वक्त जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा ममालिया जानवर है।
समुद्र में मौजूद बहुत से जानदार अंडे देते हैं, जबकि ब्लू व्हेल बच्चे पैदा करती है। ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मछलियां गलफड़ों के जरिए सांस लेती हैं, मगर ब्लू व्हेल में फेफड़े मौजूद होते हैं। इसलिए जब भी इसे सांस लेने की जरूरत पेश आती है तो इसे सतह समुद्र के ऊपर आना पड़ता है। सतह समुद्र के ऊपर आने के बाद ये अपने ऊपर वाले हिस्से में मौजूद ब्लो होल के जरिए ऑक्सीजन को अपने अंदर जज्ब करती है और इसी खौल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड से भरी गर्म हवा को तकरीबन 480 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खारिज करती है। एक बड़ी ब्लू व्हेल तकरीबन 108 फुट तक हो सकती है और ये लंबाई एक हवाई जहाज के मुसावी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बड़ी ब्लू व्हेल का वजन 2 लाख किलोग्राम तक होता है। इस मछली की सिर्फ जबान का वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 6000 किलोग्राम तक होता है। इसके दिल का वजन 600 से लेकर 900 किलोग्राम तक होता है। इसकी जसामत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सन 1891 में आयरलैंड की एक बंदरगाह पर एक ब्लू व्हेल मुर्दा हालत में पाई गई। इस व्हेल को लंदन लाया गया। इसे लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा गया, मगर इस पूरे म्यूजियम में कोई इतना बड़ा हॉल मौजूद नहीं था कि इस व्हेल की 221 हड्डियों का ढांचा मुकम्मल करके रखा जा सके। इस ब्लू व्हेल की लंबाई 108 फुट नहीं, महज 83 फुट थी। सन 1934 में इस ब्लू व्हेल को रखने के लिए इस यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया और इस ढांचे को वहां पर रखा गया। इसका गोश्त एक फैक्ट्री में बेच दिया गया। इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से काफी ज्यादा मिकदार में ऑयल बनाया गया। ये एक दिन में 4000 से 6000 किलोग्राम तक खाना खा सकती है। इस मछली की ज्यादा से ज्यादा उम्र 110 साल तक रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, एक ऐसा वक्त आया था जब इस मछली का बहुत ज्यादा शिकार किया जाने लगा, यहां तक कि समुद्रों में इनकी तादाद इंतहाई कम होना शुरू हो गई। इन मछलियों की हिफाजत के लिए एक आदमी का नाम सरे फहरिस्त है। इस इंसान ने इन मछलियों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। उसने किसी मौसम की परवाह नहीं की। इस आदमी का नाम पॉल वॉटसन है। ये शख्स एक माहौलियाती कारकुन है। ये शख्स बचपन ही से जानवरों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। बचपन में इसने वाइल्ड बीवर को अपना दोस्त बना लिया। इस शख्स ने इस बीवर का नाम बेकी रखा। एक दिन जब वो जंगल से काफी देर तक वापस न आया तो उसने जंगल में देखा कि वो एक जाल में फंसकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। उस शख्स ने इस वाकये को अपने दिल पे ले लिया और ये ज्यादातर वक्त जंगलात में गुजारने लगा। इसे जहां कहीं भी जानवरों का जाल बिछा हुआ नजर आता, ये शख्स उस जाल को तबाह कर देता ताकि कोई जानवर इसमें फंस न सके। अमेरिका के अलास्का एमचटका के आइलैंड पर कुछ रिसर्चर न्यूक्लियर टेस्टिंग करने वाले थे। ये मकाम आबी हयात की पनागाह था। जब सन 1965 में यहां पर पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो बहुत सी आबी हयात और सी ऑटर्स मारे गए थे। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग दरअसल एक न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया जा रहा था। पानी में इस बम के फटने से बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो सकती थी और इससे बहुत ज्यादा तादाद में आबी जानदारों के मारे जाने का भी इम्कान था। बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इन्हीं आवाजों में पॉल वॉटसन की आवाज भी शामिल थी। उस वक्त ये 19 साल का था। जानदारों पर होने वाले इस जुल्म को रोकने के लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी का नाम डोंट मेक अ वेव कमेटी रखा गया। सन 1971 में इस कमेटी में न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग को रोकने के लिए 2 जहाजों का इंतखाब किया। एक जहाज को ग्रीन पीस जबकि दूसरे जहाज को ग्रीन पीस 2 का नाम दिया गया। उन्होंने ये मंसूबाबंदी की कि ये लोग अपने जहाजों को लेकर उस जगह पर जाएंगे जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए जगह का इंतखाब किया जाएगा। वहां पर जहाजों को देखकर वो लोग बम पानी में नहीं गिराएंगे। इस तरह किसी आबी हयात को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर वहां की गवर्नमेंट ने उन लोगों को धोखे से किसी और जगह का पता बता दिया कि इस मकाम पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। मगर न्यूक्लियर टेस्टिंग उनकी कश्तियों से काफी फासले पर हुई और ये कुछ न कर सके। ये बम नागासाकी पर गिराए गए बम से 2 गुना ज्यादा ताकतवर था। इस धमाके में तकरीबन 10,000 से ज्यादा मछलियां और 1,000 से ज्यादा सी ऑटर्स मारे गए। ये लोग अपनी पहली कोशिश में नाकाम हो गए मगर लोगों में काफी ज्यादा मकबूल हो गए। लोगों ने इनके इस फेल को इस कदर सराहा कि अगले कई साल तक न्यूक्लियर टेस्टिंग पर पाबंदी लगा दी गई। सन 1973 में एक कैनेडियन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम पॉल स्पॉन्ज था, वो कैप्टिव ऑर्का व्हेल के हरकातो सकनात पर तज्जिया करने के लिए ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन से मिला।
यहाँ पर इस शख्स ने इस वेल पर मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए और ये शख्स वेल की इस हरकत पर हैरान और परेशान हो गया कि वो जानबूझकर उस शख्स को सवालात के गलत जवाब देने लगी। तभी अचानक पॉल स्पॉन्ज ने महसूस किया कि वो इस मछली के दिमाग का जायजा नहीं ले रहे, बल्कि वो मछली उनके दिमाग का जायजा ले रही है और उन पर तजर्बात कर रही है। तब इस बायोलॉजिस्ट को एहसास हुआ कि रिसर्च इस मछली को जितना ज्यादा ज़हीन बता रहे हैं, ये इससे कई गुना ज्यादा ज़हीन है। इन सारे मनाजिर को देखकर पॉल वॉटसन की वेल में काफी दिलचस्पी बढ़ गई। वेल पर मुख्तलिफ मुशाहिदात के दौरान पॉल स्पॉन्ज ने यह महसूस किया कि लोग इस वेल का भारी तादाद में शिकार करके इस मछली को नापैद करते जा रहे हैं। ये शख्स भी चाहता था कि इन मछलियों का शिकार रोका जाए और इस मकसद के लिए वो ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन से मिला। सन 1945 में ब्लू वेल को बचाने के लिए ग्रीन पीस ने एक मुहिम शुरू की थी जिसका उन्वान सेव द वेल था। उन्होंने वेल का शिकार रोकने की इब्तिदा अमेरिका में कैलिफोर्निया के साहिल से की और जब वहां पर सोवियत इत्तेहाद के जहाज आकर उन मछलियों को अपना निशाना बनाते थे, उन वक्तों में ये ऑर्गेनाइजेशन रबड़ कीबोर्ड का इस्तेमाल करती थी। उन वक्तों में उनका वेल के शिकार को रोकने का तरीका इंतहाई मासूमाना था। ये उस शिप के पास जाते और उससे दरखास्त करते कि आप इन मछलियों का शिकार न करें। एक मर्तबा पॉल ने देखा कि सोवियत के जहाजों ने एक बड़ी सी रस्सी के आगे एक तीर को लगाकर 2 वेलों को निशाना बनाया हुआ है। उसके जरिए वेल आसानी से मारी जा सकती है। मगर सन 1970 के बाद सोवियत इत्तेहाद ने धमाका खेज हारपून्स का इस्तेमाल किया। ये एक 2.5 मन की मैकेनिकल मशीन गन थी। ग्रीन पीस ने इन तमाम वाकयात को एक वीडियो में कैप्चर किया और इसे पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। सन 1976 में ये शख्स और ग्रीन पीस कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के बर्फानी इलाकों में पहुंच जाते हैं। यहां पर हर साल लाखों की तादाद में सील्स के बच्चों का महज उनके जिस्म पर मौजूद बालों को हासिल करने के लिए शिकार किया जाता था। सील्स के सामने ही उनके बच्चों का शिकार किया जाता था। पॉल वॉटसन और उसके साथी उन शिकारियों को समझाने के लिए उस मकाम तक जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर इसी तरह इनको मारते रहे तो आने वाले वक्त में ये नापैद भी हो सकते हैं। शिकार को रोकने का एक तरीका यह भी था कि ये लोग जहाज के आगे जाकर खड़े हो जाते तो जहाज को मजबूरन रुकना पड़ता। ये काम खासा खतरनाक था क्योंकि अगर जहाज वक्त पर ना रुकता तो यकीनन उनके ऊपर से गुजरता हुआ आगे जा चुका होता। पॉल वॉटसन पर बेइंतहा मुकदमात भी चले, मगर खुशकिस्मती से ये बच निकलता रहा। इस शख्स ने वेल मछलियों को बचाने के लिए बहुत खतरनाक किस्म के खतरात भी मोल लिए। कई बार मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से भी निकाला गया, मगर इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और हर बार खुद को नए सिरे से तामीर किया।